राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। इंडियन पॉलिटी की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज इंडियन पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न वाले प्रश्नों के रूप में आजकल पूछे जा रहे हैं, जिनमें असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आपको बहुत आया देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास में जुड़ सकें। क्लास को टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों के लिए मैं उपस्थित हो गया हूं क्लास लेकर। और आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं पॉलिटी का, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेरी गुड वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर इतने भी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए देखिए, एक अति महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपकी संपूर्ण करंट अफेयर की यूपीपीसीएस आरओ 70th बीपीएससी के लिए 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रात में 10:30 बजे चैनल पर चल रहा है। और आप सभी लोग दोस्तों इसमें भी लाइव क्लास में जरूर जुड़िए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए हमारे सभी कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस की विजेता बैच, फाउंडेशन बैच जीएस की 2025, आरओ की विजय बैच और एसपी राइटिंग की बैच पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑफर है और दिवाली तक ये आपके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप आरओ प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस प्लस पीडीएफ एकदम संपूर्ण तैयारी मिल रही है। प्लस दिवाली अवसर पर यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको अधिकारी बैच में मिल रही है, जो हमने नया लॉन्च किया है आप सभी के लिए। जीएस के फाउंडेशन बैच 2025 की तैयारी के लिए आप सभी हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये रही आपके लिए डिटेल्स। और अब हम लोग आ जाते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। सबको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। आप पहले तो देखिए, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी। ठीक है, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आप सभी दोस्तों से बोलूंगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन। सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार टेलीग्राम पे इसको शेयर भी कर दीजिए। क्लियर, चलिए तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये भी देख लिया जाए। प्रश्न स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया, और इसका ऑप्शन ये है दोस्तों, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य आपको बताना है, केवल एक, एक और दो, केवल दो, और ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों देखा जाए क्या ऑप्शन होगा, फटाफट से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। यहां पर आंसर आ रहा है दोनों सही है। ठीक है, अन्य लोग भी बता दीजिए क्या आंसर होगा। अन्य लोग भी बता दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखा जाए, यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने क्या आंसर किया है, दोनों सही आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोगों ने, मतलब लोगों ने दो अलग अलग तरीके के आंसर किए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं केवल दो सही है, और कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर केवल एक सही है, और कुछ बोल रहे हैं दोनों सही है। क्या सही आंसर होगा, एक बार फिर से विश्लेषण कीजिए और आंसर करके बताइए। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, सबके आंसर आने चाहिए।
चलिए बता दीजिए। यहां पर देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी, बिल्कुल सही बात है। नेहरू रिपोर्ट आप सबको पता होना चाहिए। और संविधान के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी। ये बात गलत है दोस्तों, सबकी एक राय थी, क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान सभी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक, तो ये गलत है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर आपका है ओनली वन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के अवसरों में समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो आपके और सही विकल्प हैं 1 2 3 4 5 2 4 5 और डी। जल्दी से बता दीजिए, ये मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का। फटाफट से आंसर करें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड। पूजा जी ने आंसर कर दिया है यहाँ पे। अफरोज जी, सरिता जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कौन कौन शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन शामिल नहीं आपसे बोल रहा है ना। तो देखिए ये तो है कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, रोजगार के अवसरों में समानता अनुच्छेद 16 में है, छुआछूत का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। सब तो शामिल है यहाँ पे। तो आंसर बचेगा क्या? नहीं पूछा है तो डी आंसर होगा। कैसे आप लोग सी आंसर कर रहे हैं भाई, बताइए। मौलिक अधिकार तो सबको पढ़ाया है ना, मौलिक अधिकार सबको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? जल्दी से बताइए, मौलिक अधिकार सबको पढ़ाया है ना दोस्तों? फटाफट से बताइए, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है मौलिक अधिकार? पढ़ाया है ना दोस्तों मौलिक अधिकार? अब जब मौलिक अधिकार पढ़ाया है तो क्यों नहीं आंसर आ रहा है? अब आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 20, 21, 19, 4 और 2। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। फटाफट से आंसर बताइए आप सभी दोस्त लोग, मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन रिस्पांस यहां पर आप लोग की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और यहां पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखा गया है। और ये सबको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 सबको आर्टिकल वाइज याद होने चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों को मैच कराना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19B, 22, 21A और 19(1) जी। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों
इसका आंसर क्या होगा? आप सबकी तरफ से आंसर आने चाहिए, आप सबकी तरफ से आंसर यहां पर आने शुरू हो जाने चाहिए। इतना मैं आप सभी दोस्तों से बोलूंगा, ठीक है? आप सबसे बोलूंगा, जो लोग नए हैं चैनल पर, एक बार सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए, ठीक? चलिए फटाफट से बताइए, मैच करा के राइट आंसर यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा छोटा कर दें तो ऑप्शन भी दिखने लगेगा। चलिए बताइए, ए बी सी डी आपके ऑप्शन हैं, क्या इसका सही उत्तर होगा? आप सबको बता देना है, क्या सही उत्तर होगा सबको बता देना है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आंसर जो आ रहा है आप लोग की तरफ से, चलिए मैच कराते हैं। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार अनुच्छेद 22 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार दोस्तों ये आपका 19B, और कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार 19(1)G है। ये आपके आंसर है दोस्तों, मैच करा लीजिए। पहले का 2 है और बी का 3 है, A2B3, A2B3 दो ऑप्शन में है, ए और सी में, ठीक है? इसके बाद क्या है? C1 है और D4। इसका मतलब आपका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स करके यहाँ पर बता भी रहे। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन आंसर आप सभी दोस्तों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरों पर मजदूरी पर रोक से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23(2), 23(1) और 23(4। चलिए फटाफट से बताइए, यहां पर रिस्पॉन्स क्या होगा? आप सभी दोस्तों की तरफ से आना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ रहा है, सरिता जी ने बी लिखा है और पूजा जी ने भी यहाँ पर बी आंसर लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात यह है कि सभी लोग शानदार आंसर कर रहे हैं और सबको बता देना चाहिए यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक अनुच्छेद 23 से संबंधित है, 23(1) से संबंधित है, ना कि 23(2) से। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? ये बात आप सबको ध्यान रखना है, और सबने जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 और उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन हैं। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से आंसर आने चाहिए आप सभी दोस्तों के। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्लियर? चलिए देखा जाए, यहां पर डी आंसर आ रहा है। यहां पर दोस्तों डी आंसर आ रहा है लोगों की तरफ से, ये डी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आस्था और प्रार्थना की आजादी मतलब धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। ठीक है,
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 28 में। दोनों ये चारों के चारों क्या है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में मेंशन्ड है। उसके 4 ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर सेट किए गए हैं और आपसे पूछा गया है मल्टीपल स्टेटमेंट में। प्रश्न कितना खूबसूरत है। अब ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपके मौलिक अधिकार डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य पूरे रटे होंगे। रटना ही पड़ेगा दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बात याद रखिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सुजाता जी भी जुड़ चुकी हैं। सेशन को लाइक कीजिए, एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, इतना याद रखिएगा, दोनों सेशन लगातार फॉलो करिए। शाम को 4 बजे जीएस के और 10:30 बजे करंट अफेयर की, और सुबह से 10 बजे आई दृष्टि चल रही है। आज टेक्निकल इशू की वजह से सिस्टम ही नहीं ऑन हो पाया, इसलिए क्लास नहीं चल पाई। वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, लेकिन ये 3 क्लास आपको फॉलो करनी है जब तक परीक्षा नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा। अगर कर लिया ईमानदारी से, प्री कोई ताकत नहीं रोक पाएगी दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूनिक क्लास है यूट्यूब पर, और जो लोग कर रहे हैं लगातार, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों यहां पर कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन आपका सत्य है। ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2 बोथ, और चौथा क्या है दोस्तों, ना तो 1 ना तो 2। बता दीजिए दोस्तों क्या रिस्पॉन्स होगा यहां पे। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। सबके आंसर आने चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन आंसर सभी दोस्तों की तरफ से आने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा तीनों लाइव सेशन है। फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर, आपको फिर से लिख दे रहा हूं, सब लोग नोट करिएगा। आई दृष्टि सुबह 10 बजे, ठीक है, 4 PM पर आपकी जीएस की मैराथन चल रही है, और 10:30 पर आपको मिल रही है करंट अफेयर के 2000 प्रश्नों की श्रृंखला। ये तीनों क्लास अटेंड करने के लिए बस कुछ नहीं करना, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। सब्सक्राइब करने के साथ इतना आपको करना है कि आराम से आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए क्या है। तो 7 का आंसर यहाँ पर है 1 and 2 बोथ। 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया। आप सबको मैंने पढ़ाया भी है बैचेस में, आपने अपने से भी पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में, सबको पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आएगा पक्का। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कौन सा कथन सत्य है बताना है। ओनली 1 and 2 बोथ, ओनली 2, नाइदर 1 नॉट 2। फटाफट से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आंसर होगा, चलिए देखा जाए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं, यह बात गलत है। निरंकुश नहीं है, असीमित नहीं है, उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध संसद द्वारा लगाए जा सकते हैं और लगाए गए भी हैं दोस्तों।
ठीक। सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार। सबसे पहला प्रतिबंध तो यही है। इसके बाद सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। समझ में आ रही बात? इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई अधिकार है। ठीक, याद रखिएगा। इसलिए गलत। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, यह बात गलत है। संसद संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। पहले किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया संविधान के भाग 12। क्लियर? सबको स्पष्ट है? चल, तो डी आंसर हो गया आपका, नाइदर 1 नॉर 2। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप सभी दोस्त लोग, आप सभी दोस्त लोग आंसर करिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखा जाए। देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। यह अनुच्छेद 15 में यह मौलिक अधिकार दिया गया है। समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 और 18। ठीक, सबको क्लियर है ना। आप सत्य पूछा है तो यहां पर दोनों ही तो करेक्ट है, यहां पर दोनों ही तो करेक्ट है। और हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में मेंशन है, भारत के सभी नागरिकों के लिए। सही बात है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन आंसर आप दोस्तों की तरफ से हो रहा है। चलिए, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 16(2), 15(3), 16(4) और 15(2). फटाफट से बताएंगे आप सभी छात्र इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए आप सभी दोस्त लोग इसका आंसर क्या होगा। नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, नियुक्तियों में आरक्षण का आधार है, सबसे पहले तो नियुक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 16 में की गई है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपका अगर ये पता है तो 15 वाले दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं? अच्छा भाई, इसके बाद अब क्या है? नौकरियों में पदों में आरक्षण। ये दोस्तों क्या है? जो भी क्या है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 16(4) में मेंशन्ड है, मतलब नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) में है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आरक्षण का आधार क्या है? भारत में
आरक्षण का आधार क्या है दोस्तों? तो भारत में आरक्षण का आधार है अनुच्छेद 15(4). ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 15(4) भारत में आरक्षण का आधार है। इस बात को नोट कर लीजिएगा सभी दोस्तों के लिए। लेकिन नौकरियों में आरक्षण का आधार क्या है? अनुच्छेद 16(4). क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं सबको हो गया होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बहुत ही लंबी कहानी है। मंडल कमीशन केस, इंदिरा इंसानी केस, ये कभी आप सभी लोग मेंस की बैच में जुड़िएगा यूपीपीसीएस के या यूपीएससी के, तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए। और सभी लोगों को बता दूं कि हमारी मेंस की जो भी बैच है, चाहे 2024 की विजेता बैच, चाहे 2025 की फाउंडेशन की लाइव बैच है, उन सब पर 50% का डिस्काउंट आपको दिवाली ऑफर के तहत मिल रहा है। आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है दोस्तों। फटाफट से बताइए। सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए, सबकी तरफ से आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए दोस्तों। आंसर सभी लोगों की तरफ से बेहतरीन आने चाहिए। जल्दी से बताइए। आप सभी दोस्तों की तरफ से आंसर शुरू हो जाना चाहिए। फटाफट से आंसर करके बता दीजिए। चलिए देखा जाए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर दोस्तों देखिए, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रखिएगा, असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। बिल्कुल सही बात है। और आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है ताकि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या तो उसे बिना किसी वर्णित प्रक्रिया के कुछ समय के लिए जेल में भेजा जा सकता है। दोनों बात एकदम सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध इसे ही कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप सभी लोग, अदरवाइज अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखिए, आपका बताना है कौन कौन सही है। केवल एक और तीन, दो तीन और उपयुक्त सभी, सबको बता देना है राइट आंसर क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, लाइव क्लासेस में इतनी कम उपस्थिति आप लोग की है। आप लोग लाइव क्लास की डिमांड करते हैं, कमेंट करते हैं जब नहीं चलती तो, लेकिन आते नहीं है जब चलती है तो क्या किया जाए? लाइव सेशन की जगह रिकॉर्डेड ही कर दिया जाए। लगातार मैं देखता हूँ ये चीज़ कि हर बार यही होता है दोस्तों। लाइव क्लास में उपस्थिति ना के बराबर रहती है। बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ये बात सही है। कोई भी कानून पिछली तारीख से अपराध को घोषित नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ये तीनों ही कथन आपके एकदम करेक्ट हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी जोखिम युक्त काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना तो दो। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो सबसे पहले तो 12 वर्ष है ही नहीं, यहाँ पर क्या है 14 वर्ष है, तो ये गलत हो गया आपका। बाल श्रम को अवैध घोषित करने और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है, ये बात सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग क्लियर। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह भी निर्णय ले सकता है कि किसी भी धर्म को वो नहीं मानेगा। बताइएगा राइट आंसर क्या है। बताइए क्या आंसर होगा। अब यहां पर पूछा है कौन असत्य है, आपका कौन असत्य है पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल सही। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, ये भी बात एकदम सही है। दोनों कथन सही हैं दोस्तों, लेकिन पूछा है यहाँ पर असत्य, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, यही आपका प्रश्न था। क्लियर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस दोस्तों की तरफ से आ रहा है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। असत्य, बताइए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम में, तो यकीन दिलाता हूं आप लोगों को मजा आ जाएगा एग्जाम में, और आपके लिए प्रश्न पत्र हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक बार सेशन को दोस्तों जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए, और दोस्तों में अपने साझा कर दीजिए। रात में 10:30 पे करंट अफेयर की क्लास, सुबह 10 पे आई दृष्टि की क्लास में जरूर जुड़े आप सभी दोस्त लोग। ठीक,
आपसे असत्य पूछा है ना, ठीक है। तो देखते हैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। बात एकदम सही है, मैंने आपको बताया था डिस्कशन में, आज ही बताया है मैंने आपको। क्या बताया है कि प्रतिबंध का सबसे पहला अधिकार आधार क्या है? लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य, हेल्थ, सदाचार अर्थात नैतिकता, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पर मेंशन्ड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सत्य हैं। तो असत्य क्या है दोस्तों? कोई नहीं, तो ना तो एक और ना तो दो। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है ना सभी लोग? बताइए। अब देखिए, मौलिक अधिकार तो आप सबने दोस्त पढ़ा है, मौलिक अधिकार दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा, और जो हमारे एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़े हैं वो भी बच्चे इसमें हैं। और आप में से मैं बता दूं, जिनके भी आंसर्स गलत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनको पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, ये बात नोट करिएगा। पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, ये बात आपको क्लियर? चलिए आ जाते हैं, जिन्होंने कायदे से नहीं पढ़ा है लक्ष्मीकांत से पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे किसी भी बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं, पूरी पॉलिटी मैंने पढ़ाई है। चलिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य द्वारा पूर्णतः सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। आपको सत्य कथन बताना है, क्या है? जल्दी से बता दीजिए। आप सभी का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए, ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली क्या है ना, देखिए आप कहीं से भी पढ़िए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न आपसे बनने चाहिए। आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, कहीं और से पढ़ सकते हैं, कहीं हमसे पढ़े हैं, चाहे जहां से पढ़े हैं, लेकिन प्रश्न नहीं बन रहा है तो निरर्थक है। प्रश्न बन रहा है तो कहीं से भी पढ़ा है या अपने से पढ़ा है तो भी फायदा है, ठीक है ना। याद रखना है ये बात आप सभी दोस्तों को, ठीक। अब आपसे पूछा है ये कौन सा सही है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारत क्या है दोस्तों? भारत है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कंट्री है। राज्य द्वारा पूर्णतः सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधि नहीं की जा सकती, ये बात एकदम करेक्ट है। किसी भी सार्वजनिक पद को किसी भी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, ये भी बात एकदम करेक्ट है दोस्तों। अब आपसे पूछा है सत्य, आपको बताना है आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सभी दोस्त लोग बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। चलिए, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार प्राप्त है। सत्य बताना है, केवल एक, दो, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या है। अनस जी कह रहे हैं क्वेश्चन सीरीज अच्छी है। अनस जी, क्वेश्चन सीरीज अच्छी बोलने से नहीं होगा, क्लास टाइम से ज्वाइन करना है। और अगर लाइव में पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो क्लास टाइम से ज्वाइन कीजिए। 4 बजे की क्लास 4:10 तक ज्वाइन कर लीजिए, और जब तक चले तब तक रहिए। और रात में 10:30 की क्लास, रात में 12:30 पे कल खत्म हुई हमारी, और पूरे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आप हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो लोग कल के सेशन में थे एक बार बता दीजिए दोस्तों। तो अगर आप त्याग करेंगे ना, जीवन में कुछ भी अच्छा पाना है तो त्याग दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डेड देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड ही देखिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का आंसर क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सत्य पूछा है
केवल धर्म ही नहीं, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है, ये बात करेक्ट है। अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, ये भी बात एकदम करेक्ट है। और ये आपका एक और दो दोनों सही है। अभी बताइए पूरा पॉलिटी रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा सभी दोस्त लोग, पूरा पॉलिटी रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आपको सत्य कथन बताना है, क्या है? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। फटाफट से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, सत्य पूछा ना। डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, ठीक है। अनुच्छेद 32 की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर? ये बात करेक्ट है। प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। गलत है। पहले प्रथमतया वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सही है ना? क्लियर है कि नहीं है बताइएगा। तो यहां पर सत्य पूछा ना, तो ये पहले केवल एक आंसर है, ओनली वन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? बोथ विल नॉट बी करेक्ट हियर, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सबके आंसर आने चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आपकी जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोगों को। किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर पाने की स्थिति में
ना करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और निषेध आदेश। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पर सार्वजनिक पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इस समय परमादेश या मैंडेमस रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट? परमादेश या मैंडेमस रिट जारी की जाती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध आदेश और उत्प्रेषण। तो जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय निषेध आदेश जारी करता है और क्या करता है? रोक देता है, उसे उसे रोक देता है। ठीक है, चलिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और परमादेश। फटाफट से बताइए। देखिए, सभी रिटों पर मैंने प्रश्न आपको यहां पर करा दिए हैं, रिटें अब आपको याद हो जाएंगी। जल्दी से बताइए, फटाफट से सभी लोग आंसर कीजिए। अब यदि ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो यहां पर अधिकार परीक्षा जारी करता है, क्वो वारंटो जारी करता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और कौन से कथन सत्य हैं? ओनली 1, 2 एंड 3, 1, 3 और डी। और ये दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और ये आपका डीपीएसपी की शुरुआत हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की शुरुआत हो रही है। यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कितने बजे? 4 बजे। ठीक, महत्वपूर्ण सूचना ये है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को इस क्लास को जरूर अटेंड करना है। 10:30 बजे शाम में ये क्लास चल रही है, शानदार क्लास। आप सब लोग जुड़िए और बेहतरीन क्वेश्चन, हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2 घंटे में विद डिस्कशन। पूरा आपकी यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, इन सब के स्तर के प्रश्न रहते हैं जैसे आपकी परीक्षा में इस समय आ रहे हैं। ठीक, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो लोग ऐसे हैं जो हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए 50% डिस्काउंट हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या प्ले स्टोर से कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।